वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने साल 2020 में दोनों मुल्कों के दरमियान सभी शोबों में मजीद इस्तेहकाम लाने के लिए मिलकर तेजी से काम करने का यकीन का किया इजहार। भारत रूस स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को और मजबूत करने का जाहिर किया अज़्म। टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने दी क्रिसमस की मुबारकबाद। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा, शरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अपोजिशन के इत्तेहाद की खुली पोल। एसपी, बीएसपी, टीएमसी और आप ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के जरिए बुलाई गई मीटिंग से बनाई दूरी। फरोग इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, जेएनयू के तलबा के हॉस्टल फीस की खास मांग का मामला हल, लिहाजा अब तलबा को नहीं करना चाहिए एहतिजाज। सरमाई सेशन के लिए 5000 से ज्यादा तलबा ने कराया रजिस्ट्रेशन। जेएनयू इंतजामिया की तमाम तलबा और असातिज़ा से क्लासों में वापस आने की अपील। 2012 के निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल मामले में फांसी की सजा पाने वाले 4 में से 2 कसूरवारों की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों और लड़कियों के जिनसे इस्तेसाल मामले में दिल्ली की अदालत भी सुना सकती है फैसला। गुवाहाटी में जारी तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 17 तलाई, 22 नुकरई और 35 कांसे के तमकों के साथ महाराष्ट्र सरफहरिस्त 17 गोल्ड और कुल 39 तमकों के साथ हरियाणा दूसरे नंबर पर, दिल्ली तीसरे मुकाम पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में मिली जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी टीम इंडिया। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पीर को टेलीफोन पर बातचीत की। वजीर आजम ने सदर पुतिन और रूस के लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। सदर पुतिन ने भी वजीर आजम मोदी को भारत की खुशहाली, तरक्की, अमन और खुशी की दुआ दी। दोनों रहनुमा इस साल सभी इलाकों में भारत रूस ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए नजदीकी से काम करने और मुस्तकिल तौर पर मशवरे जारी करने पर रजामंद हुए। वजीर आजम ने कहा कि वो इस साल रूस में शंघाई ताउन तंजीम और ब्रिक्स मुल्कों की चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी मसाइल पर ख्यालात का तबादला किया और इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी, अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए भारत और रूस के नजरिए में यकसानियत की भी निशानदेही की। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर भारत की आलमी कॉन्फ्रेंस रायसीना डायलॉग आज से शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इफ्तिताही इजलास में शामिल होंगे। इसमें 7 साबिक सरबराहान मुमलिकत या हुकूमत के सरबराह दुनिया के अहम चैलेंजों पर अपने ख्यालात पेश करेंगे। रायसीना डायलॉग के 5वें एडिशन का इनाकाद वजारत खारजा और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने किया है, जिसमें 100 से ज्यादा ममालिक के 700 नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। इस सह-रोज़ा इजलास में रूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, जनूबी अफ्रीका, एस्टोनिया, चेक जमहूरिया, डेनमार्क, हंगरी, लातविया, उज्बेकिस्तान और यूरोपीय यूनियन से 12 वजीर खारजा शिरकत करेंगे। वजीर खारजा एस.जी. शंकर 15 जनवरी को द इंडिया वे प्रिपेयरिंग फॉर अ सेंचुरी ऑफ ग्रोथ एंड कंटेस्ट के मौजू पर अपनी बात रखेंगे। ईरान के कमांडर सुलेमानी के मारे जाने के बाद वहां के वजीर खारजा जवाद जरीफ का भारत आना इंतहाई अहम है। जवाद जरीफ, रूस की वजीर खारजा सरगई लारोफ भी आज रात पहुंचेंगे और बुध को रायसीना डायलॉग से खिताब करेंगे। जवाद जरीफ अपने दौरे के दौरान वजीर आजम मोदी से भी मुलाकात करेंगे और वजीर खारजा एस.जी. शंकर से बातचीत करेंगे।
शहरियत तरमीमी कानून को लेकर मुल्क भर में जारी एहतिजाज और कानून की हिमायत में रैलियों के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस कानून के जरिए पाकिस्तान में अक़लियतों पर होने वाले मजालिम दुनिया के सामने आए हैं और अब उसे अपनी करतूतों का हिसाब देना होगा। तो वहीं कांग्रेस को अपोजिशन पार्टियों ने झटका दिया है। कांग्रेस ने सभी यकसा नजरियात वाली जमातों को शहरियत तरमीमी कानून पर एक मुश्तरका हिकमत अमली को रस्मी बनाने के लिए मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए मदऊ किया था, लेकिन अपोजिशन पार्टियों का कांग्रेस से परहेज भी सामने आ गया। मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस, बीएसपी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना जैसी जमातों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग के बाद मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस समेत सभी अपोजिशन पार्टियों को निशाने पर लिया। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि 20 पार्टियों की मीटिंग के बाद एक तजवीज पास हुई। मीटिंग में कांग्रेस के अलावा कोई अहम अपोजिशन पार्टी शामिल नहीं थी, जिससे अपोजिशन इत्तेहाद की हवा निकल गई। अपोजिशन की मीटिंग में जो तजवीज पास हुई है उससे पाकिस्तान बहुत खुश है। एक तथाकथित प्रस्ताव पारित हुआ है। कांग्रेस के अलावे प्रमुख पार्टियां इस बैठक में नहीं गई थी। न तो बीएसपी थी, न सपा थी, न आम आदमी पार्टी थी, न ममता जी की टीएमसी थी। तो विपक्षी एकता की हवा तो पहले ही उड़ गई। लेकिन जो प्रस्ताव पारित हुआ है उससे सबसे अधिक खुशी पाकिस्तान को होगी। हम सोनिया जी और राहुल जी को पाकिस्तान को प्रसन्न करने के लिए बधाई देना चाहते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पहले वो एक चीज बताएं, क्या यह सच्चाई है कि नहीं कि गैर मुस्लिम हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी अपनी बेटी बहनों की इज्जत को बचाने के लिए भाग कर आए हैं? और जेएनयू में तवील वक्त से जारी तातुल के दौरान भीड़ से क्लासेस शुरू हो गईं। फरोग़ इंसानी वसाइल की वजारत ने गुज़िश्ता हफ्ते जेएनयू के एहतिजाजी तलबा, असातिज़ा, यूनिवर्सिटी इंतजामिया और वाइस चांसलर के दरमियान समझौता कराने की काफ़ी कोशिशें की। इन सब कोशिशों के बाद भीड़ से क्लासेस दोबारा शुरू हुई। जेएनयू इंतजामिया का कहना है कि तलबा आने लगे हैं और 2 से 3 रोज़ के अंदर हालात पूरी तरह से मामूल पर आ जाएंगे। इस दौरान फरोग़ इंसानी वसाइल के वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि फीस से जुड़ा मसला जेएनयू के तलबा और असातिज़ा के नुमाइंदों के साथ कई राउंड की बहस के बाद हल हो चुका है। तलबा का एहतिजाज जारी रखना अब ठीक नहीं है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार ने कहा कि सरमाई सेशन की शुरुआत हो चुकी है और निस्फ से ज्यादा तलबा ने अपने हॉस्टल के बकाए की रकम अदा कर दी है। उन्होंने कहा कि क्लासेस शुरू हो गई हैं, सभी तलबा अपने रजिस्ट्रेशन कराएं जिससे कि तालीमी साल का नुकसान न हो। The first day of our winter semester has started and more than 50% of our students have already paid the hostel dues and they have registered. The classes have begun. However, some students are on the way who have gone back home. They are on the way. And my appeal to the parents is please advise your wards to register in the winter semester and continue their academic programs. The university has been very flexible. We have extended the registration date without any fine. So I hope that majority of the students will register and the academic programs will continue. अगली खबर पर नजर डालते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली का साकेत कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। ये पूरा मामला बिहार के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों और 2 शेजाओं के जिनसी इस्तेसाल से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत जिला अदालत में पूरी हुई। साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 मुलजिमीन के खिलाफ पॉक्सो, इस्मत दरी और मुजरिमाना साजिश जैसी दफात के तहत इल्जामात तय किए हैं। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत के पुलिस निजाम में एक अहम फैसला करते हुए राजधानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर अजला में पुलिस कमिश्नर सिस्टम नाफिज करने की तजवीज को हरी झंडी दिखा दी है। काबीना की मीटिंग के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुज़िश्ता 50 सालों से उत्तर प्रदेश में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम का मुतालबा किया जा रहा था। अब काबीना ने लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में ये सिस्टम नाफिज करने का फैसला किया है। इन दोनों मकामात पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की सतह का पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा। बेहतर पुलिसिंग के लिए
स्मार्ट पुलिसिंग के लिए, कानून व्यवस्था के सुदृढ़ और सुरक्षा की बेहतर स्थिति के लिए जो एक मांग उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही थी, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारी कैबिनेट ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में विख्यात नोएडा, इन दोनों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का अभी यह प्रस्ताव पास किया है। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओपी सिंह ने कहा है कि इस बड़ी इस्लाह से कानून और इंतजाम में बेहतरी आएगी। पुलिस कमिश्नरेट इंट्रोड्यूस हो जाने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में और क्राइम कंट्रोल जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, उन दोनों में हमें बहुत ही एकीकृत रूप से, एक इंटीग्रेटेड रूप से हमें काम करने में का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर भी बल दिया है कि एक महिलाओं के प्रति जो हमारी जो प्राथमिकता होनी चाहिए, उस प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए एक स्पेशली एक विमेन पुलिस ऑफिसर को क्राइम अगेंस्ट विमेन के रूप में उसको किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि इन दोनों शहरों में इस प्रकार की प्रणाली लागू किया जाना बहुत ही आवश्यक था। वाराणसी के कमिश्नर ने इस बात से इनकार किया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर ने मंदिर में दाखिल होने वाले अकीदतमंदों के लिए किसी ड्रेस कोड का ऐलान किया है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने वाज़ेह किया कि इस सिलसिले में सिर्फ बातचीत हुई है और ड्रेस कोड नाफिज करने की कोई बाकायदा तजवीज सामने नहीं आई है। विभिन्न समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में वेशभूषा की खबरें बताई जा रही है, मैं ये जिम्मेवारी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई भी फॉर्मल प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये कल एक काशी विद्युत परिषद की कुछ लोगों के द्वारा ये एक मौखिक रूप से सुझाव दिया गया था, जिस पे चर्चा हुई, लेकिन ऐसा कोई भी विधिवत प्रस्ताव न तो हमारे यहाँ है, न इसको भी कोई किया जा रहा है। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा प्रकाश जावड़ेकर ने बीजेपी रहनुमा जय भगवान गोयल के जरिए अपनी किताब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मवाजना शिवाजी महाराज से करने की मसम्मत की है। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज का मवाजना किसी से नहीं किया जा सकता। जावड़ेकर ने कहा कि किताब के खिलाफ लोगों का रद्द-ए-अमल जायज है, इसलिए जय भगवान गोयल ने माफी मांगते हुए अपनी किताब वापस ले ली है। जावड़ेकर ने कहा कि बीजेपी का इस किताब से कोई लेना देना नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज अतुलनीय कहे जाते हैं, उनकी तुलना नहीं हो सकती। और एक लेखक जय भगवान गोयल ने इस तरह से तुलना की जो गलत है, और इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया जो थी वो सही थी। आज उन्होंने देश से माफी मांगी है और अपना किताब वापस लिया है। इसी से ये विवाद खत्म होना चाहिए, क्योंकि इस किताब से भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी संबंध नहीं था या कोई लेना देना नहीं था। और शंघाई ताउन तंजीम SCO ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अपने 8 अजूबों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने ट्वीट करके इसकी इत्तला दी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के SCO के 8 अजूबों की फहरिस्त में शामिल होने का मतलब ये भी है कि अब SCO खुद रुकन ममालिक में दुनिया के सबसे बुलंद मुजस्समे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तशहीर करेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुजस्समा है। 182 मीटर तवील ये दुनिया का सबसे बुलंद मुजस्समा है, जो गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध के करीब बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के रोजाना औसतन 15,000 सैयाह पहुंचते हैं। और मौसम की बात की जाए तो शुमाली भारत में ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ताज़ा बर्फबारी से और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। श्रीनगर में मुसलसल दूसरे दिन हुई बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुई है और श्रीनगर आने जाने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं।
वहीं हिमाचल प्रदेश में शिमला समेत कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश हुई, जिसकी वजह से ठंड में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 19 जनवरी तक बालाई इलाकों में बर्फबारी और कम बुलंदी वाले इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर इस साल पहली मर्तबा यौम जमहूरिया में फ्लाई पास्ट परवाज करेंगे। फजाई की झांकी में राफेल जंगी तैयारा भी शामिल होगा। पेश है हमारी नुमाइंदा नंदिता डागर की खास रिपोर्ट। इस साल की गणतंत्र दिवस परेड जो 26 जनवरी को होगी, उसमें हमेशा की तरह एयरफोर्स सबका सेंटर पीस होगा अट्रैक्शन का, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है फ्लाई पास्ट की, जो सबको हैरत अंगेज कर देता है। इस बार का जो एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट है उसमें 41 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं, और इसके अंदर रुद्रा फॉर्मेशन में ALH Mark 4 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर Mark 4, चिनूक फॉर्मेशन में चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, अपाचे फॉर्मेशन में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, और फाइटर जेट्स में MiG-29 फल्क्रम, 5 जैगुआर और सुकोई, जो कि एंड में वर्टिकल चार्ली मनूवर करता है, वो इस शो को ख़त्म करने वाला है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने 2011, 12 और 13 3 कंसेक्यूटिव सालों में बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का अवार्ड जीता है, और क्यों इस साल एयरफोर्स कोऑर्डिनेटिंग सर्विस भी है रिपब्लिक डे परेड की। एयरफोर्स अपने हैरत अंगेज फ्लाई पास्ट और मार्चिंग कंटिंजेंट से सबका मन मोह लेना चाहती है इस साल के रिपब्लिक डे परेड में। नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज़ के लिए। और 9वीं क्लास में पढ़ने वाले उड़ीसा के तालिबे इल्म P बसुनाथ पात्रा ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए एक मशीन बनाई है, जिसको देखकर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी हैरत ज़दा रह गए। देखते हैं इससे मुताल्लिक़ खास रिपोर्ट। हमारे साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि जब मुल्क के नौजवान मुस्तकिल तौर पर अपनी जहानत को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो अपने मुल्क और अपने माशरे में एक अच्छी तब्दीली के अलमबरदार बन जाते हैं। दरअसल उड़ीसा में 9वीं जमात के तालिबे इल्म P बिस्वनाथ पात्रा ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसे देखकर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी हैरत ज़दा हो गए और तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। दरअसल बिस्वनाथ पात्रा ने पानी की बर्बादी को रोकने के लिए एक मशीन बनाई है। P बिस्वनाथ पात्रा ने डीप टेक्नोलॉजी एजुकेशन प्रोग्राम और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन प्रोग्राम में अपनी इख्तिरा का मुजाहरा किया। ये प्रोग्राम रूस के शहर सूची में 28 नवंबर से 8 दिसंबर तक मुनाकिद हुआ, जिसमें रूसी सदर पुतिन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मैंने लगभग 1 साल पहले से स्मार्ट वाटर डिस्पेंसर पे काम करना शुरू किया। इसके बाद मेरा ये प्रोजेक्ट डीप टेक्नोलॉजी एजुकेशन प्रोग्राम और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन में चयनित हुआ, जो कि रशिया के सोची में आयोजित हुआ था। यहाँ भारत से 25 छात्रों को ही मौका मिला था, जिसमें से उड़ीसा से मैं अकेला था। P विश्वनाथ पात्रा गुज़िश्ता 1 साल से स्मार्ट वाटर डिस्पेंसर बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे थे। इस डिस्पेंसर की खुसूसियत यह है कि पानी निकलने के बाद जो पानी बर्बाद होता है उसे इसमें फ़िल्टर करने का इंतज़ाम है। एक तरह से इसे पानी का ATM कह सकते हैं। इस स्मार्ट वाटर डिस्पेंसर की कीमत का अंदाज़ा तकरीबन 5,000 से 7,000 रुपये लगाया गया है। बिस्वनाथ पात्रा उन 25 तलबा में शामिल हैं जिनका प्रोजेक्ट रूस के सूची में नुमाइश के लिए मुंतखब किया गया था। वो उड़ीसा के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। उनके इस प्रोजेक्ट में स्कूल की 10वीं जमात के दीगर 2 तलबा सोमू मंडल और श्री तीश कुमार गौड़ा ने इनकी मदद की। वो उड़ीसा के वाहिद तालिबे इल्म हैं जिन्हें इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए रूस जाने का मौका मिला था। ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक ने भी इनकी इस इख्तिरा की तारीफ की। बिस्वनाथ पात्रा जैसे और भी बच्चे अपनी मेहनत, जहानत, सब्र और लगन से आलमी सतह पर हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं और माशरे में तब्दीली लाने का मुहर्रिक बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और इन दिनों दिल्ली कैंट में चल रहे NCC के यौम जमहूरिया कैंप 2020 में कैडेट पानी के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, तमिलनाडु के डायरेक्टोरेट के कैडेट सखाफती प्रोग्राम के जरिए पूरे मुल्क के कैडेटों को पानी की एक एक बूंद की अहमियत बताते हुए नजर आ रहे हैं।
कैसा है ये सकाफती प्रोग्राम और क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं ये एनसीसी कैडेट्स, इनसे खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे कृष्ण शाना ने। नदी तालाब है रोते, बारिश की बूंदे न ये खोते, समय अभी तुम यह पहचानो, जग जीवन है अब तो मानो, फिर चले जग में अनंत अंत है, जल शक्ति ही जीव मंत्र है। पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित हुए। साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है। आप सभी जनशक्ति और जल संचय का अभियान जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए। जल शक्ति ही जीव मंत्र है, जल शक्ति ही जीव मंत्र है। तमिलनाडु निदेशालय के कैडेटों ने जल शक्ति पर बहुत अच्छा कार्यक्रम पेश किया। क्या मैसेज देने का प्रयास किया, बात करते हैं, क्या संदेश देने का प्रयास किया है आपने? हमारा संदेश है कि जल शक्ति और जनशक्ति, पानी को कैसे बचाएं हम लोग। देश में पानी की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उनको कैसे हम डील करें। हर बूंद कितनी कीमती है वही दिखाने की कोशिश की है, और कैसे हम पानी बचा सकते हैं, जितना ज़्यादा बचा सकते हैं वही हमने बस दिखाने की कोशिश की है। हमने ये दिखाया कि सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और वो कदम जनता के लिए कैसे मदद कर रही है। हम इस कल्चरल प्रोग्राम में पानी कितना महत्व है वो हमारा एनसीसी कैडेट्स को बताते हैं। प्रोग्राम में मैं पेड़ बनी थी, तो हम लोग का थीम ही यही था कि जल शक्ति जनशक्ति, तो कैसे पेड़ के कारण हमें पानी मिलता है और कैसे एक पानी भी पेड़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमने ये बताने की कोशिश की। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना बीसरे, मोती मानुष चुन। एक एक बूंद जो जल की है वो बहुत कीमती होती है, और ये संदेश देने का इन कैडेटों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। कैमरामैन AK के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और गुवाहाटी में खेलो इंडिया में कल चौथे रोज हरियाणा ने लड़कों और लड़कियों की कबड्डी के चारों सोने के तमगे जीते। 17 सोने 17 चांदी के तमगों के साथ हरियाणा तमगों की फहरिस्त में सरफहरिस्त है। महाराष्ट्र 16 सोने और 20 चांदी के तमगों के साथ दूसरे मुकाम पर है। हरियाणा के ऋषभ यादव ने लड़कों के अंडर 21 के तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट की इनफरादी मुकाबले में सोने का तमगा जीतने में कामयाबी हासिल की। वहीं राजस्थान के मुकुल शर्मा ने इस मुकाबले में चांदी, जबकि दिल्ली के सिद्धांत गुप्ता ने कांसे का तमगा हासिल किया। उधर लड़कियों के अंडर 21 तीरंदाजी कंपाउंड इवेंट के इनफरादी मुकाबले में मध्य प्रदेश ने सोने, चांदी और कांसे तीनों तमगों पर कब्जा किया। सोने का तमगा तीरंदाजी में एशिया कप चैंपियन मुस्कान करार ने जीता। वहीं कबड्डी में लड़कियों के अंडर 21 के फाइनल मुकाबले में हिमाचल प्रदेश का मुकाबला हरियाणा से हुआ। मैच के मुकर्ररा वक्त तक बराबरी रही और दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे का सख्त इम्तिहान लिया, जिसकी वजह से मैच इजाफी वक्त में चला गया। इजाफी वक्त में हरियाणा ने हिमाचल को 35-32 से शिकस्त दी, जबकि लड़कों के अंडर 21 के फाइनल में भी हरियाणा का ही दबदबा नजर आया और टीम ने महाराष्ट्र को 41-27 से शिकस्त देकर इस जुमरे का खिताब अपने नाम किया। श्रीलंका के खिलाफ साल की पहली T20 सीरीज 2-0 से जीतने वाली भारतीय टीम अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए तैयार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मलिकाए बरतानियाए एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने पोते शहजादा हैरी और उनकी बीवी मेघन को तब्दीली के लिए वक्त देने की हामी भर ली है। इस दौरान शहजादा अपनी अहलिया के साथ बरतानिया और कनाडा में वक्त गुजारेंगे। इस मसले पर बातचीत के बाद बकिंघम पैलेस की जानिब से जारी बयान के बाद ये बात सामने आई है कि शाही कुंबे के दोनों अराकीन का मुस्तकबिल में क्या किरदार होगा, इस पर बाद में फैसला होगा। मलिका ने इस मसले पर अपने पोते से मुलाकात कर मुस्तकबिल में उनके और उनकी बीवी के किरदार के बारे में बात की। काबिल जिक्र है कि हैरी और मेघन ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो दोनों बरतानवी शाही कुंबे के सीनियर अराकीन की जिम्मेदारियों से पीछे हटना चाहते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के अवाम के लिए एक हौसला अफजा खबर है। महकमा मौसमियात ने आग से मुतासिरा इलाकों समेत मुल्क के शुमाली इलाकों में अच्छी बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जिसके हफ्ते के आखिर तक जारी रहने का इम्कान है। आग से सबसे ज्यादा मुतासिर न्यू साउथ वेल्स में आइंदा कुछ दिनों तक बारिश का इम्कान है। तवील अरसे से जंगलों में फैली आग तेज हवाओं और 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्जा हरारत की वजह से मजीद तेज हो गई। हालांकि अब हालात में बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन इसके बावजूद मुकामी अफराद को चौकस रहने को कहा गया है। भारत और जापान के दरमियान जुमेरात को शुरू होने वाला सालाना मुश्तरका मश्क में हिस्सा लेने के लिए जापान का साहिली हिफाजती जहाज इचिगो कल चेन्नई की बंदरगाह पहुंच गया। दोनों ममालिक के साहिली मुहाफिजों के दरमियान ये 19वां मुश्तरका मश्क होगी, जिसकी इब्तिदा सन 2000 में हुई थी। इस मश्क में जापान के साहिली मुहाफिज दस्ते के कमांडेंट एडमिरल तिकाहिरो और कोशिमा और भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते की डीजी कृष्णा स्वामी नटराजन भी शिरकत करेंगे। मश्क में जापान के जहाज इचिगो के साथ भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते के 4 जहाज और तैयारे समेत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की जानिब से एक बेड़ा भी हिस्सा लेगा। मश्क का मकसद दोनों ममालिक के साहिली मुहाफिज दस्तों के दरमियान ताल्लुकात और आपसी समझ को मजबूत करना है। ये मश्क आपसी ताल्लुकात को मजबूत करने के साथ आफत या खतरे के दौरान आपसी तालमेल को बेहतर करने के मकसद से भी किया जा रहा है, जिसका फायदा दोनों ममालिक के साहिली हिफाजती दस्तों को होगा। ईरान के साथ कशीदगी में इजाफे के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद करने वाले डेमोक्रेट अरकान पार्लियामेंट और सदर के ओहदे के उम्मीदवार ने अब काफ़ी हद तक खामोशी अख्तियार कर ली है। इसकी अहम वजह यह है कि ईरान के तेहरान और दीगर मकामात पर मुजाहरा करने वाले अफराद अब अमरीका या ट्रंप के बजाय अपनी ही हुकूमत के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ट्रंप ने मुजाहिरीन की हिमायत में बयान जारी किए हैं, लेकिन उनके सियासी मुखालिफ तकरीबन खामोश है। डेमोक्रेट मुखालफिन की मजम्मत का जवाब देते हुए ट्रंप ने उन्हें ईरान हामी कठपुतलियों की तरह पेश किया था। एक ट्वीट में ट्रंप ने कहा था कि डेमोक्रेट रहनुमा और झूठी खबरें फैलाने वाला मीडिया दहशतगर्द सुलेमानी को एक बेहतरीन शख्स बनाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने वो किया जो कई साल पहले कर देना चाहिए था। ट्रंप ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि खतरा नज़दीक था। उन्होंने कहा कि अगर फौरन खतरा ना भी होता तो भी सुलेमानी का खतरनाक माजी उसके कत्ल को जायज़ ठहराता है। इसी दरमियान कनाडा, स्वीडन, अफगानिस्तान समेत इन 5 ममालिक ने लंदन में मीटिंग करने का फैसला किया है, जिनके शहरी इस तैयारे में सवार थे जो ईरान ने मार गिराया था। इस मीटिंग में ईरान के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक बातचीत की जाएगी। और नाज़रीन, पेश अखबारात का जायजा। अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। अखबार की अहम सुर्खियां हैं। नोएडा लखनऊ में पुलिस कमिश्नर निजाम नाफिज, वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में काबीना की मीटिंग में हुआ फैसला। सबरीमाला मंदिर मामला, ख्वातीन के मजहबी हुकूक पर समात 3 हफ्ते बाद। और लोहड़ी पर मूंगफली, रेवड़ी और तिल की मिठाई ने दुकानों की बढ़ाई रौनक। अखबार ने मशहूर मारूफ शायर कैफी आजमी के यूम पैदाइश पर एक मजमून शाये करते हुए लिखा है, तरक्की पसंद शायर और नगमा निगार कैफी आजमी। अब एक नज़र रोजनामा इनकलाब पर। ईरान के साथ फौजी तसादुम आलमी अमन को मुतासिर करेगा। जापान, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया का ईरान से मुतालबा कि ईरान एटमी मुआहदे के तहत वादों की मुकम्मल पासदारी करे। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी, बारिश के बाइस 14 अफराद हलाक। अब बात रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने अपोजिशन की मीटिंग में बीएसपी, एसपी, आप और तृणमूल की अदम शिरकत पर तबसरा करते हुए कहा कि अपोजिशन की हवा निकल गई। 31 जनवरी तक ड्रोन रखने वालों को रजिस्ट्रेशन लाजमी। कश्मीर में भारी बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। यौम जमहूरिया परेड में भारतीय फिजाइया की 2 खवातीन अफसरान भी होंगे शामिल। आखिर में नजर रोजनामा सहाफत पर। हाईकोर्ट में जेएनयू तशद्दुद पर समात, व्हाट्सएप, गूगल और पुलिस से जवाब तलबी। पेंटागन को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए नाफिज हो कानून, रूहानी। इंडियन रेलवे की 58 इकाइयों में कागज का इस्तेमाल बंद। 30 जून तक दीगर 39,000 मुलाजमीन ई ऑफिस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे। अखबार से आज बस इतना ही।
तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।